दिल्ली के गाजीपुर इलाके की एक सुनसान सड़क, रात का गहरा अंधेरा और सन्नाटे में सिर्फ झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही है। अचानक वहां पर एक कार आती है। धीमी रफ्तार से चलती हुई वह कूड़े के ढेर के पास रुकती है। कार का पिछला दरवाजा खुलता है, उसमें से एक भारी भरकम सूटकेस निकाला जाता है। ड्राइवर बिना कोई देरी किए उस सूटकेस को कूड़े के ढेर में फेंकता है और तेजी से गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। कुछ देर बाद वही कार फिर से वापस आती है, धीरे धीरे रुकती है और इस बार उसमें से एक आदमी उतरता है। उसके हाथ में डीजल से भरा हुआ गैलन होता है। वह शख्स बिना कोई झिझक उस सूटकेस पर सारा डीजल उड़ेल देता है। इसके बाद वह एक माचिस निकालता है, एक तीली जलाता है और उस सूटकेस पर फेंक देता है। देखते ही देखते सूटकेस आग की लपटों से घिर जाता है। आग इतनी तेजी से भड़कती है कि दूर दूर तक इसकी लपटें दिखाई देने लगती है। कुछ राहगीर इस आग को देखकर रुक जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करने लगते हैं। सभी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कूड़े के ढेर में इतनी तेज आग कैसे लग गई। जब कुछ लोग आग बुझाने के लिए पास पहुंचते हैं तो उन्हें कूड़े में पड़ा वह सूटकेस दिखाई देता है। सूटकेस बुरी तरीके से जल चुका होता है, लेकिन अंदर कुछ ऐसा नजर आता है जो उसके बाद सबके होश उड़ा देता है। वहां पर आखिर क्या था उस सूटकेस में और उसे क्यों जलाया जा रहा था, ये जानने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। 26 जनवरी की सुबह लगभग 4 बजे पुलिस को एक फोन आया जिसमें बताया गया कि कूड़े के ढेर में एक जलता हुआ सूटकेस पड़ा है। फोन करने वाले ने बताया कि आग इतनी तेज थी कि उसने दूर से ही शक पैदा कर दिया था और जब करीब जाकर देखा गया तो उसमें एक लाश नजर आई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सूटकेस में बंद एक लाश पूरी तरीके से जल चुकी थी। लाश का चेहरा पहचानने के लायक ही नहीं बचा था। घटना ने इस इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस ने तुरंत हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज किया और जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की। पुलिस को यह मामला उलझा हुआ लग रहा था, शव पहचानने के लायक ही नहीं था। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दी। 20 से 25 गाड़ियों की मूवमेंट जांचने के बाद एक सफेद हुंडई वर्ना कार संदिग्ध लगी। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चला कि यह लोनी के एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिसने इसे अमित तिवारी को बेच दिया था। पुलिस ने जल्दी ही अमित तिवारी का पता लगा लिया और अमित को हिरासत में ले लिया। अमित पुलिस के सवालों से ज्यादा देर तक बच नहीं सका। उसने पूछताछ में अपना अपराध भी कबूल कर लिया। फिर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और उसमें बताया कि वह लाश शिल्पा पांडे की थी। शिल्पा पांडे गुजरात के एक छोटे से कस्बे की साधारण लेकिन खुशमिजाज लड़की थी। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और परिवार के लिए पूरी ईमानदारी से दिन रात मेहनत करते थे। शिल्पा हमेशा से अपने माता पिता की लाडली रही थी। शिल्पा 22 साल की थी। वह पढ़ाई में होशियार और अपने सपनों को पूरा करने के लिए बेहद उत्साही थी। 1 साल पहले उसने ग्रेटर नोएडा जाने का फैसला किया। वहाँ उसका चचेरा भाई अमित तिवारी अकेले एक किराए के मकान में रहता था। अमित भी 22 साल का ही था और एक कैब ड्राइवर था। बचपन से ही शिल्पा और अमित एक दूसरे के करीब थे। शिल्पा ने सोचा कि उसके लिए नए शहर में सबसे सुरक्षित जगह वही होगा जहां अमित रहता है। शिल्पा ने अमित के साथ रहने की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में वे दोनों एक दूसरे का खूब ख्याल रखते। अमित काम से लौटने के बाद शिल्पा को ग्रेटर नोएडा की नई नई जगहों पर घुमाने के लिए लेके जाता। वे साथ में खाना बनाते और देर रात तक फिल्में देखते और छोटी छोटी बातों पर हंसते। धीरे धीरे उनकी दोस्ती एक अजीब सी गर्मजोशी और गहराई में जाने लगी। वे दोनों अब इस बात को समझने लगे कि उनकी भावनाएं अब समान रिश्ते से कहीं आगे बढ़ चुकी है। एक दिन शिल्पा ने अमित से कहा, पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ रहकर मुझे वो सुकून मिलता है जो शायद दुनिया के किसी और चीज में नहीं है। अमित ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद यह इसलिए है क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ खुद को पूरा महसूस करता हूँ। उस दिन उनके बीच सारी अनकही बातें खत्म हो गई। दोनों ने स्वीकार किया कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों अब लिव इन रिलेशनशिप में उसी किराए के मकान में रहते थे। लेकिन समय के साथ शिल्पा ने अमित पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। शिल्पा चाहती थी कि उनके रिश्ते को एक नाम और एक पहचान मिल जाए, मगर अमित इस रिश्ते को लेकर गंभीर नहीं था। जब जब शिल्पा शादी की बात करती, अमित उसे टाल देता। धीरे धीरे शिल्पा को एहसास हुआ कि अमित उससे शादी नहीं करना चाहता है। इसी कारण उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे। अमित जो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता था, अब शिल्पा से छुटकारा पाने के रास्ते तलाशने लगा। 25 जनवरी की रात अमित शराब के नशे में घर लौटा
उस दिन दोनों के बीच शादी को लेकर तीखी बहस हुई। गुस्से और नशे में अमित ने अपना आपा खो दिया। उसने शिल्पा का गला दबा दिया। शिल्पा ने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। शिल्पा की मौत के बाद अमित को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह डर गया और घबराकर सोचा कि अगर दुनिया को ये बात पता चल गई तो वो बर्बाद हो जाएगा। उसने आनन फानन में लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। अमित ने सबसे पहले अपने दोस्त अनुज को फोन किया। अनुज वेल्डिंग का काम करता था और अमित का पुराना दोस्त था। अनुज ने दोस्ती निभाते हुए उसके मदद करने का फैसला किया। अमित ने शिल्पा की लाश को सूटकेस में पैक किया और अनुज के साथ उसे ठिकाने लगाने के लिए निकला। वह चाहता था कि शव को प्रयागराज के किसी सुनसान इलाके में दफनाया जाए। 26 जनवरी की वजह से पुलिस अलर्ट पर थी। रास्ते में 2 जगह पुलिस ने उनकी गाड़ी को चेक किया, लेकिन वे किसी तरीके से बच निकले। इसके बाद अमित ने दिल्ली में ही शव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। सुबह के करीब 1:45 बजे अमित और अनुज ने गाजीपुर के सुनसान इलाके में गाड़ी रोकी। अमित ने पास के पेट्रोल पंप से 160 रुपए का डीजल खरीदा। उन्होंने शिल्पा की लाश पर भरे सूटकेस पर कूड़े के ढेर में रखा और उस पर डीजल डालकर आग लगा दी। इसके बाद अमित ने अनुज को उसके घर छोड़ा और खुद ग्रेटर नोएडा लौट आया। क्योंकि अमित का घर प्रयागराज था, इसलिए वह जल्द ही प्रयागराज भागने की योजना भी बना रहा था। अमित और अनुज को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिल्पा और अमित का रिश्ता न केवल पारिवारिक परंपराओं के खिलाफ था, बल्कि समाज में स्थापित नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी चुनौती देता था। चचेरे भाई बहन के बीच इस तरीके का रिश्ता भारतीय समाज में स्वीकार्य नहीं है। यह न केवल परिवार के भीतर तनाव और शर्मिंदगी पैदा करता है, बल्कि इसे कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण से भी गलत माना जाता है। अमित और शिल्पा को इस रिश्ते में पड़ने से पहले सोचना चाहिए था कि उनके फैसले का असर उनके परिवार और समाज पर क्या असर करेगा। अनुज ने अमित का साथ देकर गलत कदम उठाया। दोस्ती के नाम पर अनुज को खुद को एक गंभीर अपराध में शामिल कर लिया। अनुज को सही निर्णय लेना चाहिए था और अमित को कानून के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए था। अगर अनुज ने पुलिस को सूचना दे दी होती तो शायद शिल्पा को न्याय दिलाने का रास्ता आसान हो जाता। इधर शिल्पा को भी अमित पर शादी करने के लिए दबाव नहीं बनाना चाहिए था। उसके बजाय उसको यह समझना चाहिए था कि अमित इस रिश्ते को लेकर गंभीर नहीं था। रिश्तों में जबरदस्ती या दबाव किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। शिल्पा को यह महसूस करना चाहिए था कि उसका रिश्ता समाज के मूल्यों और पारिवारिक परंपराओं के खिलाफ है। अगर अमित ने शादी के लिए स्पष्ट इनकार कर दिया था तो शिल्पा को इस रिश्ते से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को नई दिशा देनी चाहिए थी। आपकी राय क्या है, ये आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या अमित और शिल्पा का रिश्ता सही था? अनुज को क्या करना चाहिए था और ऐसी स्थितियों में क्या सही कदम उठाया जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।